हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। वैसे सोशल साइंस होती है क्लास सेवन्थ में, पर हम उसमें से जो पॉलिटी वाला जो चैप्टर है वही उठाएंगे। तो हम ये आते हैं इकाई 1 पर। इकाई 1 है भारतीय लोकतंत्र में समानता। जो क्लास सेवन्थ की जो बुक है वो बेसिकली मेन है कि इसमें किसी भी एक पात्र को ले रखा है और उस पात्र के ऊपर ही पूरा चैप्टर समझा रखा है। ठीक है, तो हम समझेंगे आज की समानता से क्या तात्पर्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जिसमें है वो लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है, अब लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे, मतलब ये समानता क्या होती है और लोकतंत्र के लिए क्या क्यों आवश्यक है। ठीक है, भारत में समानता है या नहीं है। ठीक है, इसमें एक पात्र है कांता, उससे चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, मताधिकार की समानता। मताधिकारी समानता मतलब होता है कि जो हम वोटिंग करते हैं, वोट देने की जो सभी को परमिशन होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो। ठीक है, रंग रूप आदि के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क, वयस्क का मतलब होता है जो भारत सरकार है उसने एक आयु निर्धारित कर रखी है कि इस आयु से ऊपर वाले या इस आयु वाले व्यक्ति ही मत देंगे। वो हो गया वयस्क मताधिकार। ठीक है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों के लिए आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। ठीक है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसे कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन से खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उसे लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली वो बता रही कि जैसे वो वोट देने के लिए लगी थी तो उसमें उसका मालिक था, ठीक है, उसका पड़ोसी था, मतलब वहाँ पे अमीर गरीब का भेद नहीं हो रहा। लेकिन जो सरकारी अस्पताल की जो लाइन थी उसमें ज़्यादातर वही वर्ग के लोग थे जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वही लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उसको समानता नहीं दिख रही थी। ठीक है, आगे देते हैं। अन्य प्रकार की असमानता है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत व्यवस्था पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग
अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन की कॉलम को देखिए और आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो तीन आपको कोई भी अखबार में आप कट देखेंगे तो उसमें अलग से विवाह के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें देखिए, जैसे ये एक एडवर्टाइजमेंट है, कुर्मी क्षत्रिय, बीएससी माइक्रोबायो, एमएससी बायोटेक, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण जिजोदिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल, गोत्र गौरवर्ण, एमए 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स करने हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। अब जैसे ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिया तो इसमें एक विशेषीकृत लिख रखा है कि जाति सजातीय वर चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि तोमर राजपूत, ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि इसमें स्लिम गोरी बी, कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी, अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जाति को टारगेट कर रखा है कि उनकी जाति का ही होना चाहिए, तो मतलब जाति पर बेसिकली फोकस कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आइए अब हम एक कहानी स्कूल के जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूटन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का सामना साहसपूर्वक किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर साहब, मास्टर यूँ यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी दलित वर्ग से क्या मतलब होता है, जो भी निचले तबके से लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पूर्णतः अच्छी नहीं होती और वह किसी निजी विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते, लेकिन उसी कारण उनको सरकारी स्कूल में भी जो शिक्षक होते हैं या फिर जो उनके समकक्ष जो उनके विद्यार्थी होते हैं, मित्र होते हैं, वो भी उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा शिक्षक करता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी कहानी। ये एक ऐसी घटना पर आधारित जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिकन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान
मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि अंसारी अंसारी को देखकर, मतलब अंसारी एक, आप देखेंगे तो जनरली है मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और उन्होंने जो मकान मालिक मिली उन्होंने उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ कर देखा, अगर ये मुस्लिम धर्म से हैं तो ये मांसाहारी होंगे, ठीक है, और इनके कारण हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उस कारण उनको उन्होंने कमरा नहीं दिया। तो पहली में हमने देखा जातिगत भेद होगा, इसमें धर्म के आधार पर भेद हुआ, ठीक है। अब मानवीय गरिमा का मूल्य, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान में ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्यों उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिली। भारतीय लोकतंत्र में समानता, अब हम जानेंगे कि जो भारत है, भारत में जो लोकतंत्र है उसमें व्यक्तियों को किस प्रकार की समानता प्राप्त है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, ठीक है। समान से तात्पर्य क्या है? स्त्री हो या पुरुष, जाति, किसी भी धर्म, किसी भी शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से, मतलब चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे उसने पूरी पढ़ाई कर रखी हो, तब भी वो संविधान के समक्ष हमेशा हमेशा समान ही माने जाएंगे। अगर बात है वोट देने की, अगर हम किसी भी एक्स आदमी को वोट देते हैं तो अमीर आदमी का भी एक ही वोट गिना जाएगा और गरीब आदमी का भी एक ही वोट गिना जाएगा। उनके मतों का मूल्य हमेशा हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कामता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई आदमी चोरी करेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून की दृष्टि में समान है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को चोरी के लिए 1 साल की जेल होती है तो अमीर व्यक्ति को भी उस चोरी के लिए 1 साल की ही जेल होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कानून समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब इसका है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार। जब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन से मतलब क्या है? अस्पृश्यता, जो लोग नीचे जाति या दलित वर्ग को छूने से मना करते हैं, उनके छूने पर अलग अलग आडंबरपूर्ण कार्य करते हैं, तो वो भी एक कानूनी अपराध है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में पंजीकृत है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रम द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं एक
ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। मतलब इससे मूलतः तात्पर्य ये हुआ है कि दो प्रकार से सरकार ने समानता लाने का कार्य किया। एक तो है कि कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर सभी लोग समान हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो कानून के आधार पर उनको सजा दी जाएगी। दूसरा है कि जो दलित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से स्वयं सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं आदि चलाई हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति उस पायदान तक पहुंच सके जिससे कि वो जो सक्षम लोग हैं उनकी बराबरी कर सकें। ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। जो स्कूलों में मिड डे मील का जो भोजन मिलता है वो सबसे पहला कदम उठाया गया है और मुख्य कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मतलब जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको दोपहर का जो भोजन होता है, लंच जिसको बोलते हैं, वो विद्यालय में दिया जाएगा। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब इससे तात्पर्य यह हुआ है कि जो मध्याह्न भोजन है इसने 2 या 3 प्रकार से काम किया है। सबसे पहली बात है कि जो गरीब बालक हैं, ठीक है, उनको दोपहर के भोजन की व्यवस्था, ठीक है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके माता पिता काम के लिए दूर जाते हैं और वो अगर मध्याह्न में बच्चा घर जाता है तो उनको काम छोड़कर वापस आना पड़ता है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था से उनको अपने काम को छोड़कर वापस नहीं आना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का बढ़ना। अक्सर क्या होता था कि बच्चे लंच तक तो स्कूल आते थे, लेकिन लंच में खाने के लिए जब घर जाते थे तो वापस लौटकर स्कूल नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही लंच में खाना मिलने लगा है तो बच्चे अब रेगुलर जितना स्कूल का कार्य समय होता है उसमें पूरे समय में विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और उनको पोषण युक्त भोजन की प्राप्ति होती है। तीसरा सबसे बड़ी जो चीज़ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है समानता का। विद्यालय में आने वाले अलग अलग जाति वर्ग सभी जो बच्चे होते हैं वो एक साथ भोजन करते हैं। इससे उनमें जो वो पूर्वाग्रह जो पुराने समय से चला आ रहा है उसमें कमी आई है। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश के कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इनके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष है। उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये जो प्रथा आ रही है कि भाई जो दलित वर्ग है उनके साथ हम भोजन नहीं करेंगे या फिर उनको समानता नहीं देंगे।
ये भारत का ही मुद्दा नहीं है, विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ ये चला आ रहा है। जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका में जो अफ्रीकी लोग थे, जब उनको दास आदि बना के अमेरिका लाया गया था, लेकिन कुछ उनके पूर्वज वहीं रह गए और फिर वहीं अपना घर बसा लिया। अफ्रीकी और अमेरिकी लोग अब भी एक दूसरे में प्रॉपर तरीके से, जो हम कह सकते हैं, बनती नहीं है, वो उनको निम्न जाति का समझते हैं, ठीक है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिका को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उतरने के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊँचा है, ठीक है। जो भारत का अनुच्छेद 15 है, उसमें कुछ जो चीज़ें रखी हैं वो ये हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग में आने वाले समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं हो। इसका सबसे मेन तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो राजकीय संपत्ति है या फिर राज्य सरकार से जिसको कोई निधि या पोषण प्राप्त होता है, उसमें भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं मेरे घर में किसी को आने से रोक सकता हूँ, लेकिन अगर कोई सरकारी दफ्तर है या सरकारी ऑफिस है, वहाँ जाने से मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। यही अनुच्छेद 15 है और यही समानता का मूल महत्व है। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इससे केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब हम जब आगे यूनिट में पढ़ेंगे, अगली यूनिट में, तो हम पढ़ेंगे कि जो समानता है किस किस बेस पे हम एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करते हैं और ये असमानता लाना क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ गई आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।